नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। आज हम बात कर रहे हैं पंचायती राज के ऊपर। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके सभी जो एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये पंचायती राज। पंचायती राज जो है इसका एक हम देखते हैं अर्थ, कि इसका अर्थ क्या है, और एक हम देखते हैं इसका इतिहास, कि इसका इतिहास क्या रहा है या किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है। तो पंचायती राज जो है इसका अर्थ होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है इसको यदि हम देखें तो आप देखोगे कि इसको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, इसका अर्थ इसलिए बताया गया है क्योंकि पंचायती राज में जो शासन करने वाले लोग होते हैं वो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। और ये जो स्थानीय लोग हैं ये स्थानीय क्षेत्र पर और स्थानीय जो उनके मुद्दे होते हैं, स्थानीय लोग स्थानीय क्षेत्र पर स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से जो स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं का ये समाधान करते हैं। इसी कारण इसको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन इसे कहा गया है। अब यदि हम देखें कि ये जो पंचायती राज है इसका भारत में इतिहास क्या रहा है, ठीक है। तो इतिहास यदि हम देखें तो एक आप देखें प्राचीन काल में, या हम बात कर लेते हैं, और एक हम देखते हैं आधुनिक काल में। और आधुनिक काल में हम देखते हैं एक तो ब्रिटिश शासन में, और एक ब्रिटिश शासन के बाद, या हम यूं कहें स्वतंत्रता के बाद जो पंचायती राज है उसका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो यदि हम बात करें प्राचीन काल की तो आप देखते हैं कि जो भारत है, भारत में प्राचीन समय से ही क्या रहा है, पंचायती राज जो है वो अस्तित्व में रहा है। यदि हम बात करें वैदिक काल की तो आप देखेंगे कि वैदिक काल में आप बहुत सारी इकाइयाँ देखते हैं। जैसे आप वहाँ सभा, समिति, विद्वत, गण, अब देखो ये सारी जो इकाइयाँ हैं ये इकाइयाँ आप देखते हैं वैदिक काल के अंदर, सभा, समिति, विद्वत, गण। तो ये जो है ये सारी इकाइयाँ एक प्रकार से स्थानीय लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी। और स्थानीय जो लोग थे वही एक प्रकार से क्या है अपना जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को प्रशासन किया करते थे। तो वैदिक काल की सभा, समिति, विद्वत, गण में हमें दर्शन होते हैं किसके, पंचायती राज के। इसके बाद यदि हम आगे चल करके बात करें तो आप देखो कि वैदिक काल के बाद में जब महाजनपद काल की हम बात करते हैं तो महाजनपद काल में भी हम गणतंत्र देखते हैं। तो आप देखोगे गणतंत्रों में क्या था, इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आपस में बैठ करके, जहाँ हम इतिहास की यदि बात करेंगे तो वहाँ हम इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो संस्थागार जैसे हॉल हुआ करते थे, वहाँ बैठ कर के लोग स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको सुलझाया करते थे, ठीक है। महाजनपद काल के बाद यदि हम बात करें मौर्यों की तो आप देखो कि मौर्य में भी क्या रहा है, मौर्यों में भी हम देखते हैं कि जो गांव है, गांवों का जो शासन है वो स्वतंत्र हुआ करता था। इसी प्रकार से गुप्त की बात कर लो, या गुप्त के बाद जब हम आते हैं मध्यकाल में तो आप देखो कि मध्यकाल में भी क्या रहा है। मध्यकाल में चाहे सल्तनत की बात हुई हो, सल्तनत काल की बात हो, या चाहे मुगलों की बात हो, तो आप देखो कि दोनों ही स्तरों पर हम देखते हैं कि जो गांव है, गांवों का जो प्रशासन है उसमें उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। और हम देखते हैं वहाँ मुकद्दम, पटवारी जैसे जो लोग थे वो स्थानीय समस्याओं को सुलझाया करते थे। और जो गांव थे, गांव एक प्रकार से मध्यकाल में भी क्या रहे हैं, स्वायत्त रहे हैं। तो भारत में जो पंचायती राज है, पंचायती राज का जो इतिहास है वो हमें काफ़ी लंबा
देखने को मिलता है। भाई वैदिक काल से ही हमें पंचायती राज जो है उसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है। फिर प्राचीन काल के बाद यदि हम बात करें आधुनिक काल की या अंग्रेज़ों के आने के बाद की हम बात करें तो क्या परिवर्तन आया, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद हम देखते हैं कि 1864 के अंदर 1864 में जो अंग्रेज़ सरकार है, अंग्रेज़ सरकार एक प्रस्ताव लेकर आती है और इस प्रस्ताव के तहत जो स्थानीय स्वशासन है उसको इनके द्वारा मान्यता दे दी जाती है 1864 में ही। फिर हम देखते हैं 1870 में लॉर्ड मेयो का समय रहता है और इन्होंने जो स्थानीय स्वशासन था इसको इन्होंने कुछ वित्त संबंधी अधिकार दिए थे। फिर आगे चल करके हम देखते हैं रिपन गवर्नर जनरल आते हैं और रिपन जो है रिपन 1882 के अंदर रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधी एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव लेकर आते हैं और इसी प्रस्ताव को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इस प्रस्ताव को। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो स्थानीय बोर्ड हैं, जिला बोर्ड हैं या नगर पालिकाओं के जो बोर्ड वगैरह हैं उनकी स्थापना में काफ़ी तेज़ी आती है। और इसी कारण जो रिपन है, रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का इनको जनक कहा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, तो आप ध्यान रखेंगे कि रिपन के द्वारा 1882 में जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया उसी प्रस्ताव को भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1882 में स्थानीय स्वशासन का ये जो प्रस्ताव लेकर आए थे, इस प्रस्ताव के बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो स्थानीय बोर्ड वगैरह हैं उनकी स्थापना बहुत तेजी से होती है। तो ये हमने बात की है किसके समय की? रिपन के समय की। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लीजिए, साथ के साथ आप लोग ले सकते हैं, मैं काफ़ी जगह भी रखता हूँ। तो रिपन की हमने बात की। फिर हम देखते हैं कि 1882 के बाद ब्रिटिश शासन में क्या कुछ रहा है। 1882 के बाद हम देखते हैं कि एक आपके 1919 का अधिनियम आता है। 1919 के अधिनियम के बाद में 1935 का आपके अधिनियम रहा, फिर 1937 और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो रिपन जो है उनको स्थानीय स्वशासन का हमने जनक कह दिया। और आप देखो कि 1919 का जो अधिनियम था, 19 के अधिनियम में हमने देखा कि क्या रहा, द्वैध शासन की स्थापना होती है। और द्वैध शासन की जो स्थापना है वो होती कहाँ पर है? प्रांतों में। ध्यान रखेंगे आप, वैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वे प्रांतों के स्तर पर द्वैध की जो शुरुआत है वो कब हुई। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और एक इसमें विषय थे आरक्षित और एक इसमें विषय थे आपके हस्तांतरित। और हस्तांतरित जो विषय हैं, हस्तांतरित विषय संचालित किए जाते थे किसके द्वारा? मंत्रियों के द्वारा। और ये जो मंत्री जो होते थे, मंत्री भारतीय लोगों में से होते थे। तो आरक्षित विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे, जिसमें रक्षा, विदेश या बैंक संबंधी जो मामले थे वो आरक्षित मानते थे। और बाकी जो स्थानीय स्वशासन के विषय हैं या शिक्षा है या चिकित्सा है, ये सारे के सारे विषय होते, कृषि है, ये हस्तांतरित विषय हुआ करते थे। और 1919 में हम देखते हैं कि हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया था किसको? स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन यहाँ रखा गया था 1919 के अधिनियम के अंदर। फिर 1935 में हम देखते हैं कि 1935 में जो स्थानीय स्वशासन है इसको राज्य सूची का विषय बना दिया गया था। कब?
1935 के अधिनियम के अंदर। फिर हम देखते हैं कि 1935 का जो अधिनियम था, इसी आधार पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था 1937 में। और आप देखो 1937 में हम देखते हैं कि कांग्रेस जीतती है, और कांग्रेस ने जीतने के बाद हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन को लेकर के कांग्रेस ने काफ़ी कार्य किया था। फिर 37 के बाद हम देखते हैं 39 में आपके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव वगैरह, फिर आपके क्रिस मिशन है, फिर आपके कैबिनेट मिशन है। ठीक है, तो 1946 में अब देखो कि कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन आया, और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर गठन होता है किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का गठन हुआ आपके 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर। और हम देखते हैं कि 1946 के कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संविधान सभा बनी है, तो क्या इसमें पंचायत राज को लेकर के एक मत थे सभी लोग, या यहाँ भी दो गुट थे? तो आप देखो यहाँ यदि अपन बात करें तो एक गांधीवादी लोग थे। एक आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि गांधी जी जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो फिर गांधीवादी लोग कौन हो गए? जो लोग गांधी जी की विचारधारा को माना करते थे उनको गांधीवादी लोग कहा गया है, जिसमें आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये जो लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल वगैरह, ये जो लोग थे ये पक्ष में थे किसके? पंचायती राज के। ये पंचायती राज के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि गांधी का जो रामराज है या गांधी का जो राम राज्य है वो पंचायती राज से होकर के ही गुजरता था। अब आप देखें कि दूसरा जो गुट है ये अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर और इनसे प्रभावित जो लोग थे, ये जो लोग हैं ये पंचायती राज के पक्ष में नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अम्बेडकर जो हैं, जिनको हम संविधान का जनक कहते हैं, ये पंचायती राज के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो आप देखो कि अम्बेडकर इस बात की आशंका जताते हैं कि यदि पंचायती राज को यदि लागू कर दिया गया तो जो देश में हमारे सामंतवाद रहा है वो सामंतवाद पुनः पनप सकता है, और जो लोग हैं लोगों तक अधिकार पहुंच नहीं पाएंगे। इसके कारण जो अम्बेडकर हैं वो पंचायत राज का विरोध करते हैं, जबकि गांधीवादी जो लोग हैं वो इसके पक्ष में थे। इसी कारण हम देखते हैं कि जो गांधीवादी लोग थे, इन्हीं के दबाव के कारण संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? 40वां। और इस 40वें अनुच्छेद में बात थी किसकी? ग्राम पंचायतों के गठन की। ग्राम पंचायतों के गठन की बात थी इसके अंदर। लेकिन अम्बेडकर जो थे, इनके दबाव के कारण हम देखते हैं कि ये जो अनुच्छेद 40 है ये किस में रखा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखे जाने के कारण ये वाद योग्य था कि नहीं था? ये वाद योग्य नहीं था। और वाद योग्य नहीं था, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इसको राज्य के द्वारा इसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया नहीं जा सकता है। समझ रहे बात को? तो गांधीवादी जो लोग हैं इनके दबाव के कारण हम देखते हैं कि अनुच्छेद 40 आ गया था संविधान के अंदर। तो ये हमने बात की है इसके बारे में, पंचायत राज के इतिहास के बारे में। पंचायत राज जो है वो हमारे प्राचीन काल में, मध्यकाल में और अंग्रेजों के आने के बाद हमने देखा कि किस प्रकार से अस्तित्व में बना हुआ है। अब हम देखते हैं, ये हमने 46 तक की बात कर ली, अब हम देखते हैं आज़ादी के बाद जो पंचायत राज है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद या आज़ादी के बाद क्या रहा पंचायती राज का इतिहास। तो आज़ादी के बाद हम देखते हैं इनके जो हमारी पहली सरकार है नेहरू जी के नेतृत्व में बनी, और इसने 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय सेवा विस्तार के नाम से
कार्यक्रम शुरू किए। एक तो 52 में सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया है, फिर 1953 में राष्ट्रीय सेवा विस्तार नाम से कार्यक्रम इन्होंने शुरू किए। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कहाँ तक सफल थे या वास्तव में ये जो कार्यक्रम है गांवों तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इन चीज़ों की जांच के लिए जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जनवरी 1957 के अंदर। जनवरी 1957 के अंदर हम देखते हैं बलवंत राय के नेतृत्व में कमेटी बनती है, जिसको बलवंत राय कमेटी भी कहा जाता है। कमेटी का गठन कब हुआ है? जनवरी 1957 में। और इसको इस बात की जांच करनी थी कि ये जो कार्यक्रम है लोगों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी जांच के लिए कमेटी बनी। और आप देखो, ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने अध्ययन करके नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट रखी या अपनी जो सिफारिशें हैं वो दी। तो इन्होंने सिफारिशें क्या दी? इन्होंने कहा कि जब तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित नहीं होगा, तब तक जो जनता है, जनता की शासन में भागीदारी नहीं हो सकेगी या इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो पहले व्यक्ति थे आपके बलवंत राय मेहता, जिन्होंने सबसे पहले बात की है किसकी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। अब आप सोचते होंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि जो सत्ता है, सत्ता के विभिन्न केंद्र, जैसे हम सब जगह देखते हैं, चाहे प्राचीन भारत की बात करें या मध्यकाल की बात करें, कि जितने भी शासक हैं, सुल्तान हैं, बादशाह हैं, सारे के सारे क्या करते हैं कि ताकत को खुद के भीतर समाहित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात की गई कि सत्ता के विभिन्न केंद्र होने चाहिए। भाई जो सत्ता है, सत्ता कई लोगों के हाथ में होनी चाहिए और सत्ता को स्थानीय स्तर पर पहुंचा दिया जाए ताकि उनके जो मुद्दे हैं वो वास्तविक रूप से हल हो पाए। तो नवंबर 1957 में बलवंत राय मेहता की जो कमेटी जो है, इसने बात की सबसे पहले किसकी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। इसी कारण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है, इसका जनक माना जाता है किसको? बलवंत राय मेहता को। ठीक है। फिर और इन्होंने सिफारिश क्या की? और इन्होंने बात की त्रिस्तरीय पंचायती राज की। त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने बात की। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का अर्थ क्या है? तो इन्होंने एक कहा कि इकाई होनी चाहिए कहाँ पर? जिले के स्तर पर। एक होनी चाहिए खंड या जिसको हम कहते हैं ब्लॉक, और एक होनी चाहिए कहाँ पर? ग्राम के स्तर पर। तो इन्होंने सिफारिश की है किसकी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की, जिसमें एक यूनिट जिले के स्तर पर हो, एक खंड के स्तर पर हो और एक यूनिट कहाँ होनी चाहिए? गांव के स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इन्होंने जो सिफारिशें दी, इन सिफारिशों को उस समय हुआ करते थे आपके राष्ट्रीय विकास परिषद। उस समय की जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसने इन सिफारिशों को लागू कर दिया। कब? 1958 के अंदर। 1958 में इन सिफारिशों को लागू तो कर दिया, लेकिन किस स्तर पर? कह दिया गया कि भाई जो राज्य हैं, राज्य अपने स्तर पर जो त्रिस्तरीय ढांचा है या अपनी भौगोलिक जो आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार क्या है? पंचायत राज को अपने अपने राज्य में लागू करे। ये बात कौन कह रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद, या जिसको हम कहते हैं NDC। आजकल तो नहीं है ये, अब नीति आयोग आ चुका है। इसके कारण योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद जो दोनों ही हैं वो समाप्त हो चुकी है। तो इन्होंने 1958 में इन बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, इस कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और लागू करने के लिए कह दिया। लेकिन राज्यों को क्या रखा? इन्होंने स्वतंत्र रखा है। और ये जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अब देखें आप कि जो बलवंत राय मेहता जो कमेटी है,
उसकी सिफारिशें किस प्रकार से लागू हुई, क्योंकि लागू किसे करनी है, लागू करनी है राज्यों को। वह राज्य क्या कर सकते हैं, इसको अपने स्तर पर लागू कर सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिशें थी उनको सबसे पहले लागू किया किसने, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किसके द्वारा लागू किया गया, राजस्थान के द्वारा। राजस्थान जो है, राजस्थान में ये लागू हुआ कहाँ पर, बगदरी गांव है, आप सभी जानते हैं बगदरी गांव कहाँ का, नागौर जिले का। और यहाँ जो शुरुआत है वो किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ शुरुआत की और उस समय जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 के अंदर हम देखते हैं कि राजस्थान ने सबसे पहले जो पंचायत राज है, पंचायत राज को स्वीकार किया। और राजस्थान ने जो पंचायत राज स्वीकार किया वो कैसा था, त्रिस्तरीय पंचायती राज राजस्थान के द्वारा स्वीकार किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान के बाद लागू करने वाला जो दूसरा स्टेट था वो था आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है उसने राजस्थान के बाद बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसकी सिफारिशों को स्वीकार किया था। लेकिन आप देखें तो 1957 में जब ये बातें हो गई थी तो फिर हमें 73वां संविधान संशोधन क्यों लाना पड़ा। तो आप देखो कि इसमें समस्या क्या रह गई। इस समस्या के जाने बिना आप आगे की बातें नहीं समझ पाएंगे। समस्या ये रह गई कि आप देखें जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है एनडीसी ने क्या कह दिया कि भाई राज्य अपने स्तर पर क्या कर लें, इसको लागू कर लें। और राज्यों ने जब इसको अपने स्तर पर जब लागू किया तब हम देखते हैं कि पूरे भारत में जो एक रूपता जो होनी चाहिए थी वो बन नहीं पाई थी। हालांकि एनडीसी ने कहा था ये कि भाई जो राज्य हैं राज्य इसको लागू करें तो बुनियादी जो ढांचा है वो सब जगह एक जैसा होना चाहिए, लेकिन रहा नहीं। एक एग्जाम्पल लेकर के यदि हम देखें तो आप देखोगे कि जो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ने जो सिस्टम शुरू किया वो था द्विस्तरीय। आप जानते हैं राजस्थान ने त्रिस्तरीय। और इसी प्रकार से आप देखो कि जो हमारा पश्चिमी जो बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में जो पंचायत राज शुरू हुआ उसके स्तर कितने हैं, 4 स्तरीय। तो इस कारण हम देखते हैं एक तो एक रूपता नहीं रही, दूसरा कि भाई धन वगैरह कहाँ से आएगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। और हम देखते हैं और समस्या ये थी कि लोगों की राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में क्या है कि भाई जो अधिकार हैं या जो पावर है, पावर क्या जानी थी, स्थानीय स्तर पर जानी थी। जो बड़े जो नेता थे वो इस बात के पक्ष में नहीं थे। इस कारण हम देखते हैं कि धन के अभाव के कारण, एक रूपता न होने के कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण, कम साक्षरता के कारण लोग अपना अधिकार नहीं जानते थे। इस कारण हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी इसके बाद भी, इसकी सिफारिशों के बाद भी हम देखते हैं कि पंचायती राज जो है वो अस्तित्व में नहीं आ पाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी कमेटियां और बनती है। ठीक है, कई कमेटियां बनती है। जैसे एक कमेटी 1963 में बनती है, आर दिवाकर के नेतृत्व में एक कमेटी बनती है और इसने ग्राम सभा, हम चर्चा करेंगे इसके विस्तार से। जो ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा किस प्रकार से कार्य वगैरह करेगी, उन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो 1963 में आर दिवाकर के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है उसने अध्ययन किया था। इसी प्रकार से हम देखते हैं 1963 में के संथानम के नेतृत्व में भी कमेटी बनती है। फिर 1965 में फिर के संथानम
के नेतृत्व में एक और कमेटी बनती है और ये जो कमेटियां थी, इन कमेटियों ने पंचायती राज के विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन किया और कई सारी कमेटियां बनती है। फिर आगे चल के 66 में बनती है, 67 में भी बनती है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हो पाता है। और इसके बाद में जो एक प्रमुख जो कमेटी बनती है वो बनी आपके 1977 के अंदर, अशोक मेहता के नेतृत्व के अंदर। उसकी हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने देखा बलवंतराय मेहता समिति है, या फिर हमने देखा कि भाई आर दिवाकर के नेतृत्व में कमेटी बनी 1963 के अंदर। तो हमने देखा कि उसने बात की किसके बारे में, कि जो पंचायती राज है, ठीक है, आर दिवाकर जो है पंचायत राज में ग्राम सभा की भूमिका को देखता है। उसी प्रकार से 1963 में जो के संथानम कमेटी बनी है वो पंचायती राज में वित्त की बात करते हैं, भाई वित्त वगैरह की क्या व्यवस्थाएं रहेगी। फिर 65 में जो के संथानम के नेतृत्व में कमेटी बनी, उसने बात की किसकी, वो बात करते हैं कि भाई पंचायत राज में चुनाव वगैरह की क्या व्यवस्थाएं रहेगी। तो इस प्रकार की खूब सारी कमेटियाँ हैं। सारी कमेटियों को हम ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसके कारण आप एक तो बलवंतराय मेहता कमेटी का ध्यान रखेंगे, फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण समिति है वो है आपके अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। तो आप देखें कि अशोक मेहता कमेटी जो है इसका गठन किया गया 1977 के अंदर। और 1977 में आप जानते हैं सरकार किसकी थी, जनता दल की सरकार थी। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो हुआ करते थे आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसमें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अशोक मेहता कमेटी का गठन करवा दिया 1977 में। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है या अपनी जो सिफारिशें हैं वो रखी कब, 1978 के अंदर, 78 में इन्होंने सिफारिशें रखी। प्रमुख जो सिफारिशें हैं वो क्या है, संवैधानिक दर्जा, दलगत चुनाव और आरक्षण और द्विस्तरीय। तो आप देखें कि जो अशोक मेहता कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की है किसकी, इन्होंने पहली बार, यदि कोई प्रश्न है ना कि भाई पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की है, तो आप हम बलवंतराय मेहता को ही हम ध्यान रखते हैं, तो वो उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। पहली बार संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को मिले, ये जो बात है, ये बात किसने की है, पहली बार अशोक मेहता ने, कि भाई संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए किसे, पंचायती राज को। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई दलगत चुनाव होने चाहिए। दलगत चुनाव का मतलब है कि पंचायती राज के जो चुनाव है वो किसी पार्टी के चिन्ह पर होने चाहिए। जैसे भाई सभी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सभी राष्ट्रीय पार्टियों के अपने अपने चिन्ह है ना, लेकिन हम देखते हैं कि पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें आप देखोगे किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं होता है। आप देखते हो कि वहाँ बेट का चिन्ह है, अलमारी का चिन्ह है, टोकरी है ना। तो लेकिन इन्होंने बात की कि चुनाव कैसे होने चाहिए, दलगत चुनाव होने चाहिए। और इन्होंने बात की किसकी, SC और ST का जो आरक्षण है वो होना चाहिए किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। ये बात कही गई अशोक मेहता कमेटी के द्वारा। और इन्होंने जो बात है वो की है किसकी, द्विस्तरीय पंचायती राज की। द्विस्तरीय पंचायती राज में इन्होंने किसकी बात की है, एक इन्होंने कहा कि भाई जिले के स्तर पर यूनिट होनी चाहिए और दूसरी जो यूनिट है वो किसके स्तर पर होनी चाहिए, खंड के स्तर पर होनी चाहिए। ये सिफारिशें की है। ये जो बात है ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक पंचायत राज को पहली बार संवैधानिक दर्जा मिले, ये सिफारिश किसने की है, अशोक मेहता कमेटी ने ये सिफारिशें की है। बाकी ये बात करते हैं किसके बारे में, द्विस्तरीय पंचायत राज की संरचना के बारे में इन्होंने बात की है। लेकिन क्या रहा कि हम देखते हैं कि जब ये कमेटी सिफारिश करती है तो सिफारिश के बाद हम देखते हैं कि जो जनता दल है या जो मोरारजी जो सरकार थी, मोरारजी सरकार गिर जाती है। और ये जो कमेटी है जो सिफारिशें करती है, इन सिफारिशों को नई सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया।
हालांकि कर्नाटक जैसे कुछ राज्य थे जिन्होंने अशोक मेहता समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने का प्रयास किया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अशोक मेहता समिति। इसके बाद हम देखते हैं एक समिति और आती है आपके GV.K. राव कमेटी। और GV.K. राव कमेटी जो है इसका गठन हुआ 1985 के अंदर, और ये जो है इसको अध्ययन करना था ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन। ये जो भारत में प्रोग्राम चल रहे थे ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन के, भाई ये कहाँ तक सही दिशा में जा रहे हैं, तो इसके लिए GV.K. राव कमेटी बनी और इस कमेटी ने ये सिफारिश की कि जो नौकरशाही ने क्या कर दिया है कि जो पंचायती राज जो है या जो ग्रामीण विकास जो है उसके विकास को अवरुद्ध कर दिया है। किसने? नौकरशाही ने। और पंचायती राज से विकास का जो संबंध है वो क्या हो चुका है? विच्छेदित हो चुका है। विकास का संबंध विच्छेदित हो चुका है। किसके कारण? नौकरशाही के कारण। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे GV.K. राव जो कमेटी है इसका गठन हुआ 1985 में। उद्देश्य था किसके लिए? ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन के लिए। इसने सिफारिश की कि भाई नौकरशाही के कारण पंचायती राज से विकास का जो संबंध है वो विच्छेदित हो गया है या टूट गया है। तो इन्होंने भी ये बात की कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज को अधिकार देने चाहिए जिससे सही मायनों में क्या हो सके? ग्रामीण विकास हो सके। फिर आगे चल करके 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी, 1986 में हम देखते हैं कि लक्ष्मीमल सिंघवी जो कमेटी है इसका गठन होता है। और ये जो कमेटी है इस कमेटी ने सिफारिश की किसकी? संवैधानिक दर्जे की। संवैधानिक दर्जा, चुनाव, कर। ठीक है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी जो समिति बनी इसने कहा कि पंचायती राज को क्या मिलना चाहिए? संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई पंचायती राज में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है वो क्या नहीं होने चाहिए? दलगत नहीं होने चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज की जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को कर लगाने और कर वसूलने का भी अधिकार होना चाहिए। और इन्होंने भी बात की किसकी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करते हैं। कौन? आपके लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक और कमेटी बनती है 1988 के अंदर। 1988 में एक कमेटी बनी आपके P.K. थुंगन कमेटी। और P.K. थुंगन जो कमेटी है वो भी ये बात करती है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके कमेटियां रही, उनको आप ध्यान से देखेंगे। एक तो बलवंतराय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता 1977, GV.K. राव 1985, लक्ष्मीमल 1986 और 1988 में बनी है आपके V.K. थुंगन कमेटी। तो ये जो कमेटियां हैं ये कमेटियां जो है सरकार को अपनी सिफारिशें दे देती है। अब हम देखते हैं कि सरकार के स्तर पर किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन समितियों के बाद हम देखते हैं कि सरकार के स्तर पर क्या प्रयास किए गए। तो हम देखते हैं कि राजीव गांधी की सरकार क्या प्रयास करती है। तो आप देखें कि राजीव गांधी की जो सरकार है ये मुख्यतः लक्ष्मीमल सिंघवी जो थे इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हम देखते हैं 1989 के अंदर ये 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आते हैं। लेकिन ये जो दोनों विधेयक थे
ये दोनों विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गए, लेकिन ये राज्यसभा से पारित नहीं हो पाते हैं। तो जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का जो प्रयास था, वो प्रयास हम देखते हैं सफल नहीं हो पाया। और इसमें राजीव गांधी की सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि भाई ये जो बिल हैं संघीय ढांचे को कमज़ोर करने वाले हैं। और इसके बाद ये 89 की बात है। फिर हम देखते हैं कि 1990 के अंदर वीपी सिंह, 1990 में सरकार बन जाती है किसकी? वीपी सिंह की। और आप देखो कि वीपी सिंह जो है, इन्होंने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया। और जून 1990 के अंदर सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री जो थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्होंने आमंत्रित किया और 2 दिवसीय इन्होंने चर्चा की। और 2 दिवसीय चर्चा के आधार पर इन्होंने लोकसभा में एक विधेयक रखा। लेकिन बाद में देखते हैं कि इनकी जो सरकार है, सरकार गिर जाती है और पंचायती राज को एक बार फिर संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2 दिवसीय मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन है वो किसने बुलाया था? वीपी सिंह ने। फिर वीपी सिंह के बाद हम देखते हैं कि 1991 में सरकार रहती है किसकी? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो है, इनकी सरकार रही 1991 के अंदर। और पीवी नरसिम्हा राव जो थे, इन्होंने राजीव गांधी के जो प्रयास थे, राजीव गांधी के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए जो भी डिस्प्यूट वगैरह जो थे बने हुए जो थे, या जो गतिरोध बने हुए थे, गतिरोधों को इन्होंने समाप्त किया। और गतिरोधों को समाप्त करके ये जो बिल प्रस्तुत करते हैं, इन्होंने बिल प्रस्तुत किया। कब बिल ये रखते हैं? सितंबर 1991 के अंदर। सितंबर 1991 में इन्होंने एक संविधान संशोधन बिल रखा। और हम देखते हैं कि यही बिल आगे चल कर के आपके 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है उस रूप में ये आता है। तो हम देखते हैं कि जो 73वां, इसके बात अलग से करेंगे, 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक है, यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक है, इसकी यदि हम बात करें तो आप देखें कि ये लोकसभा से पारित कब हुआ? तो 22 दिसंबर 1992। 22 दिसंबर 1992। फिर राज्यसभा से ये पारित हुआ अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992। और एक बात और है कि इसको राष्ट्रपति से अनुमोदन मिला, या राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया कब? 20 अप्रैल 1993। और ये भारत में लागू हुआ है, भारत में लागू 24 अप्रैल 1993 को। इसी कारण जो 24 अप्रैल है उसको पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो बिल लेकर आती है सितंबर 1991 के अंदर, उसी बिल को हम जानते हैं किस रूप में? 73वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। ये आपके लोकसभा से पारित हुआ। इन तिथियों को आप ध्यान रखेंगे। 22 दिसंबर 1992, राज्यसभा से ये पारित हुआ है 23 दिसंबर 1992, और राष्ट्रपति का अनुमोदन इसको मिला है 20 अप्रैल 1993। और पूरे भारत में लागू हो गया 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो राज्य है, राज्य भी अपने अपने स्तर पर इस बिल को लागू करते हैं। तो आप यहाँ एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे कि पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार है, जब 73वां संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी, तो इसको अनुमोदित करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे, शंकर दयाल शर्मा।
उसमें आपके राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब आप देखें कि जो 73वां जो संविधान संशोधन विधेयक जो है 1992 का, इसको हम डिटेल से देखते हैं। डिटेल से देखेंगे कि भाई इसमें अनुच्छेद जो हैं भाई 243 से लेकर के 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। ये 9वां भाग है, 11वीं अनुसूची में है, ये 29 इसमें विषय हैं। तो हम देखेंगे कि एक एक जो अनुच्छेद है उस अनुच्छेद को हम विस्तार से देखेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। और जल्द ही 73वां संविधान संशोधन आपको एकदम बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास किया जाएगा।